हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हीट। करेक्ट। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। एक नए टॉपिक के साथ क्या करने वाले हैं, डील करने वाले, जिसका नाम क्या है, हीट। करेक्ट। एक सिंपल सी बात है कि हीट क्या है, या कहते जाए कि हीट एनर्जी क्या है। ठीक है ना। तो आइए जरा इसको हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। हमने मान लिया कि ये एक सिस्टम है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक सिस्टम है। करेक्ट। ये सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या है, गैसियस पार्टिकल्स हैं। हमने कहा गैस के पार्टिकल्स है ये सिस्टम। ठीक है ना। इस सिस्टम में जो बाहर है वो क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सराउंडिंग है। ये क्या है, सराउंडिंग है। यहाँ पे क्या है, ये एक सिस्टम है। करेक्ट। ये एक सिस्टम है और ये क्या है, इसके साथ एक सराउंडिंग है। ठीक है। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है, इनका टेम्परेचर हमने मान लिया है कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर हमने मान लिया कि T2 है। जो आउटसाइड टेम्परेचर हमने मान लिया कि T2 है। इनमें से कोई भी ज़्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, कोई ये फिक्सेशन नहीं कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा। हमने ऐसा मान लिया कि इफ़ T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, अगर ऐसा है तो ये जो सिस्टम है इसमें से हीट का फ्लो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। इसमें से क्या होगा, हीट का फ्लो, मतलब इसमें से एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा मान लिया जाए कि इफ़ T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो जो हीट का फ्लो होगा, यानी जो एनर्जी का फ्लो होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक एनर्जी का फ्लो होगा जो या तो सिस्टम में आएगा या सिस्टम से जाएगा। ठीक है ना। तो इसी एनर्जी को जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी, या सिंपल कह लिया जाए कि हीट। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि हीट क्या है, तो हीट के बारे में हम कह सकते हैं कि हीट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी, it is the energy that flows, yeah, that flows from system to surroundings or vice versa due to temperature डिफरेंस। ठीक है ना। हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम हीट कह लेते हैं। करेक्ट। जो ये हीट एनर्जी होती है, अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हीट की। और हीट क्या है, एक एनर्जी है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हीट क्या है, एक एनर्जी है और जिसका फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है ना। ये जो हीट होती है ये क्या होती है, ये पाथ फंक्शन होती है। ये क्या होती है, दिस इज द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये सिस्टम जिस तरह से चेंज होगा, जितना भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हीट का फ्लो होता है। मान लिया जाए कि ये सिस्टम है, अभी इसका टेम्परेचर T1 है, हमने कह दिया कि T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। बाहर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और धीरे धीरे क्योंकि हीट इसके अंदर आएगी, इसका टेम्परेचर जो होगा कुछ देर बाद हमने मान लिया कि T3 है, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये इतना हो जाता है। तो 10 से 50 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, इसके बाद इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो मान लिया जाए कि ये क्या करेगा, पाथ को फॉलो करेगा, 10 से 40 जाने में एक पाथ को फॉलो करेगा।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतने कम हीट की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हीट है ये क्या है, एक पाथ का फंक्शन होती है। हीट जो है पाथ का फंक्शन है, करेक्ट। ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम दो सिस्टम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम दो सिस्टम एज्यूम करके देखते हैं। इसमें से हमने एक सिस्टम ये ले लिया जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हमने एक सिस्टम ये ले लिया, ठीक है। ये हमने एक सिस्टम ले लिया और इस सिस्टम में हमने ले लिया एक मूवेबल पिस्टन जो कि यहाँ पर है। ये क्या है, गैसियस सिस्टम है। ये क्या है, गैसियस सिस्टम है। दूसरा सिस्टम हमने एक और ले लिया, ये है, ये दूसरा सिस्टम कोई हमने ले लिया है। इसमें भी क्या है, इसमें भी गैस है, लेकिन यहाँ जो पिस्टन लगा हुआ है यह मूवेबल पिस्टन नहीं है, ये एक फिक्स पिस्टन है, ये एक रिजिड फिक्सन पिस्टन है, ठीक है। दोनों में हमने एक एक पिस्टन लगा दिया। ये कौन सा है, इसमें जो लगने वाला पिस्टन है ये है मूवेबल पिस्टन। ये कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। इसमें जो लगने वाला पिस्टन ये कैसा है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है ना। दोनों ही सिस्टम को देखा जाए तो दोनों में जो गैसेस हैं वो गैसेस कैसी हैं, वो सेम है, सेम गैसेस हैं। अगर दोनों O2 हैं तो दोनों O2 हैं, दोनों N2 हैं तो दोनों ही N2 हैं, दोनों अगर अमोनिया है तो दोनों ही अमोनिया है, मतलब सेम टाइप की गैसेस हैं। दोनों अगर हीलियम तो दोनों हीलियम है। उसके बाद हमने कह दिया कि इनका जो मास है, मास भी क्या है, सेम है, सेम मास की गैसेस हैं। या कह दिया जाए कि ये सेम क्वांटिटी की गैसेस हैं, कुछ भी कह लीजिए, सेम क्या है, सेम क्वांटिटी की गैसेस हैं, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी की गैसेस हैं। इनका क्या है, सेम गैसेस हैं ये और सेम क्वांटिटी की गैसेस हैं। अब क्या किया जाता है, इनके टेम्परेचर को हमें सेम इंक्रीज करना है। क्या करना है, सेम इंक्रीज करना है। इसमें भी हमें टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी लाना है और इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी लाना है। दोनों को हीट दी जाती है, एक को हीट Q1 देनी है और एक को हीट हमने Q2 दे दिया है, ठीक है। दोनों को अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हम सेम टेम्परेचर डिफरेंस को ले आना चाहते हैं। तो क्या होने वाला है हीट को देने पर, अगर हम पहले सिस्टम को जिसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला, दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो हमने कहा टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, क्योंकि पिस्टन मूवेबल है इसलिए अगर इस पिस्टन को देखा जाए तो इसके ऊपर कैसा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। इस गैस में क्या होगा, हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और क्या होगा, इसमें वर्क डन होगा, वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें क्या होगा, वर्क होगा। और जब वर्क होगा तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर तरफ मूव करने लगेगा। तो जब पिस्टन मूव करेगा तो अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, पिस्टन धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक पाथ को फॉलो करेगा, ये सिस्टम एक पाथ को फॉलो करेगा और उस पाथ को फॉलो करते हुए इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। तो कैसा फंक्शन होगा, ये एक पाथ का फंक्शन होगा। तो यहाँ जो एनर्जी दी जाती है, हीट एनर्जी, वो कितने चीज़ों में डिवाइड होती है। एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा वर्क डन में, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो हीट आप देते हैं इसको, ये दो जगह डिवाइड हो जाती है। इससे दो तरह के काम होते हैं, एक क्या होता है, एक टेम्परेचर राइज होता है, दूसरा क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है इसके साथ, हमने कह दिया कि पिस्टन क्या है, फिक्स है। और जब पिस्टन फिक्स है, अगर इसमें सेम राइज करना है टेम्परेचर का, तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यहाँ केवल टेम्परेचर में राइज होना है, कोई वर्क डन नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कुछ दूसरी होगी, यानी इसमें Q1 की वैल्यू कुछ और होगी, यानी इसमें हीट कुछ दूसरी होगी और इसमें हीट की क्वांटिटी कुछ दूसरी होगी। अगर एक ही गैस में सेम टेम्परेचर राइज के लिए अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्पेसिफिक हीट हम देखेंगे वो भी दो टाइप की हमको मिलने लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो हीट क्या होती है, हीट एक तरह की एनर्जी होती है जो एक सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। इतनी बात हमने जान लिया है। अगर हम कह दें कि ये जो
सिस्टम है ये एक गैसियस सिस्टम है, ये एक क्या है, गैसियस सिस्टम है। और अगर इस सिस्टम को हीट दिया जाए तो इसमें जाने वाली जो हीट होगी Q, ये क्या होती है, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हमने कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, N, वेयर N क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं, इनटू डेल्टा टी टेम्परेचर राइज। जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज की रिक्वायरमेंट होगी हीट आपको उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। करेक्ट। यहाँ से अगर कह दिया जाए तो Q इज इक्वल टू सी एंड डेल्टा टी, जहाँ पे C है इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट। तो एक फार्मूला यहाँ पे बन करके आ जाता है जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एन सी इंटू डेल्टा टी, एन सी इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे C क्या है, C जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस हो जाती है। ठीक है ना। अब जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये स्पेसिफिक हीट दो तरह की आती है। कितनी तरह की आती है, जो स्पेसिफिक हीट होती है ये दो तरह की हीट आती है। तो स्पेसिफिक हीट, या इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह लेते हैं। स्पेसिफिक हीट जो आएगी वो टू टाइप्स की आएगी, जिसमें से एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या होती है ये, एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट। जब हम ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो हम इसे लिखते हैं C इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई M इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना। पिछला जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा था उससे हमने इसको कैलकुलेट किया और हमने कहा कि ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है जिसमें C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई M इंटू डेल्टा टी। अगर ऐसा कह दिया जाए कि इफ M इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी आल्सो इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। दिस इज न्यूमेरिकली, ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है, न्यूमेरिकली ऐसा होता है कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो स्पेसिफिक हीट यानी ग्राम स्पेसिफिक हीट को अगर डिफाइन किया जाए तो हम क्या कहेंगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द specific heat is numerically equals to heat required to raise the temperature of the substance of unit mass through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से बन करके आ जाती है, कब, कि जब m की वैल्यू 1 हो जाए, डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 हो जाए, यानी 1 डिग्री राइज टेम्परेचर हो या 1 केल्विन राइज टेम्परेचर हो, मास कितना हो, उस सब्सटेंस का मास 1 kg हो, तो हीट रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू ग्राम स्पेसिफिक हीट या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। करेक्ट, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। दूसरी जो होती है उसको हम कह लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर। अब जो गैस है, जो सिस्टम में गैस है वो मोल में है। ठीक है, वो मोल में है, इसको भी हम लिखते हैं C से, और C इज इक्वल टू Q बाई N इंटू डेल्टा टी। N क्या है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, N मोल की नंबर है। तो अगर ऐसा कह लिया जाए कि इफ N इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी आल्सो इज इक्वल टू 1 देन C इज इक्वल टू Q। मोलर स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है, यह भी हीट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कब, जब N की वैल्यू भी, नंबर ऑफ मोल भी गैस का क्या हो जाए 1 और डेल्टा टी भी कितना हो जाए 1, तो ऐसी कंडीशन में जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज इक्वल टू कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। करेक्ट। तो दो तरह की हमारे पास हीट होती हैं, एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट और दूसरी कौन सी होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक सिंपल सी बातें हमारे पास दो हैं, एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट और दूसरी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम देख लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू कुछ इस तरह से आपको मिलती है। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैसेस। ठीक है ना, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमारे पास था ये हीट का, उसके बाद फिर स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। अगर सब्सटेंस या गैस ग्राम में है तो ग्राम स्पेसिफिक हीट होगी, और अगर वो गैस होगी तो मोल में होगी, और मोल में होगी तो हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट उसको हम
कह लेते हैं, या ग्राम मोलर स्पेसिफिक हीट भी इसको हम कहते हैं। करेक्ट, इतनी बात हमने इसमें जान लिया है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे इसमें, अब बात आती है भाई स्पेसिफिक हीट की, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट की बात किया जाए तो क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट की बात अभी हमने कर लिया कि क्या होती है, सी होती है। सी जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अगर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने चलें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी गैसियस सिस्टम को, किसी भी गैसियस सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने में क्या होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, उसके प्रेशर में चेंज आता है, अलॉन्ग विद टेम्परेचर, ठीक है। हीट देते हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, ये एक गैसियस सिस्टम है। इस गैसियस सिस्टम में ये क्या है, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और ये यहाँ पे क्या है, गैस है, ठीक है ना, क्या है, ये गैस है। करेक्ट। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ में दो चीज़ें और चेंज होती हैं, इसके प्रेशर में भी इंक्रीमेंट होता है और इसके वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होता है। या कह दिया जाए कि अलॉन्ग विद टेम्परेचर राइज प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इंक्रीजेज और बोथ आर चेंजेस, दोनों में चेंज आता है, ठीक है ना। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, इनके टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा मतलब वॉल्यूम में चेंज आएगा। लेकिन एक्सपेंशन होने से पहले पहले उसका प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है ये पिस्टन ऊपर चला जाता है, इसमें एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर के साथ साथ क्या क्या बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात हमने इसमें जान लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक हीट है ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। इतनी बात हमने इसमें जान लिया है। अब देखिए, अगर सिस्टम है तो हर एक सिस्टम को क्या होगा, जैसे सिस्टम को हम चेंज करेंगे जो स्पेसिफिक हीट होगी उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर एक सिस्टम के लिए टेम्परेचर राइज के लिए अलग हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ये एक यूनिक वैल्यू तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के लिए क्या होगा, अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्पेसिफिक हीट ये एक यूनिक सिस्टम तो नहीं हो सकता है। तो स्पेसिफिक हीट यूनिक सिस्टम नहीं है, क्यों नहीं है, डिपेंड कितने फैक्टर पे करेगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो डिपेंड किस पे करता है, ये कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम। अगर हम इसकी बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम, कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ठीक है, एंड प्रेशर while it is heated, while it is heated। तो जो स्पेसिफिक हीट होगी सी, ये किस पर डिपेंडेंट होती है, ये कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों के कंडीशन पर डिपेंड करती है कि वॉल्यूम चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट कुछ और होगा, प्रेशर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट कुछ और होगा, ठीक है ना। तो कंडीशंस अगर होंगी तो क्या कंडीशन एक ही हो सकती है, कंडीशन तो इनन्यूमरेबल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। कैसे, आपने हीट दिया, अभी पिस्टन यहाँ चला आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पिस्टन और ऊपर आएगा, फिर से वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाएगा, फर्दर ये पिस्टन ऊपर की तरफ और जाएगा, इसका मतलब फिर से वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर थोड़ा सा भी पिस्टन ऊपर जाता है तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आता है। लाइकवाइज अगर ये पिस्टन लगातार नीचे आता है, हीट को निकाला जाए यानी पिस्टन को कंप्रेस किया जाए तो भी क्या होगा, इसमें इनन्यूमरेबल चेंजेस आएंगे, इनन्यूमरेबल जो कंडीशन आएंगी वॉल्यूम और प्रेशर की वो दोनों ही रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट की यूनिकनेस है वो तो नहीं है, बल्कि ये चेंज कितना होता है, इनफाइनाइट चेंज हो सकता है, इनफाइनाइट चेंज होगा, क्योंकि जो कंडीशन होगी प्रेशर और वॉल्यूम की ये भी इनफाइनाइट होंगी,
ठीक है, बहुत सारी होंगी, इन्यूमरेबल होंगी, तो बहुत सारी इसकी स्पेसिफिक हीट भी हो सकती हैं। इट मीन्स दैट कि जो स्पेसिफिक हीट है, जो स्पेसिफिक हीट है वो इन्यूमरेबल होगी, उसकी वैल्यू C इज इक्वल टू 0 से लेकर के C इज इक्वल टू कहाँ तक होगी, इन्फाइनाइट तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है ये भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और घटते हुए बहुत ज़्यादा से बहुत कम हो जाएगा, मतलब हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। अगर हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगी तो इसकी वैल्यू C की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक चेंज होती रहेगी। इवन इसकी वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव भी दोनों होती हैं। करेक्ट। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसकी इन्यूमरेबल वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, कैसे C की इन्यूमरेबल वैल्यूज होती हैं, इस बात को जरा हम ध्यान दे करके देखते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी या एन इंटू डेल्टा टी। अगर मोलर में ले रहे हैं तो हमने कह दिया कि एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, हमने इतनी बात यहां पर कह लिया है। नंबर वन, जो कंडीशन नंबर वन है, जरा देखिए इस सिस्टम को। हमने कह दिया कि ये सिस्टम है, इसमें गैस है और इसमें क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है ना, पिस्टन कुछ इस तरह से इसमें लगा हुआ है कि ये जो सिस्टम है ये सडन कंप्रेस होता है या सडन इंक्रीज हो जाता है, सडन इसमें एक्सपेंशन होता है। कहने का मतलब इसमें इंक्रीमेंट यानी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट या डिक्रीजमेंट सडन होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, हमने लेट कर लिया कि लेट दिस सिस्टम, लेट फॉर दिस सिस्टम, लेट दिस सिस्टम कंप्रेस्ड सडनली। हमने मान लिया कि ये जो सिस्टम है सडनली कंप्रेस होता है। अगर सडनली कंप्रेस होता है तो क्या है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस है। सडन का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0। सडन होगा तो सडन यहां से हीट का इंटरेक्शन नहीं होने पाएगा। अगर सडन हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है लेकिन कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर में क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो C होगा, C इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई एन इंटू डेल्टा टी, और इस n की तो वैल्यू होगी ही और T की भी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा कितना, 0। तो C इज इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू एक क्या मिल जाती है, स्पेसिफिक हीट क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। दूसरी बात हमने कह दिया कि अब जो सिस्टम हमारे पास सिस्टम नंबर 2 है, जरा उसके बारे में ध्यान से देखिए। इस सिस्टम में पिस्टन लगा है जो कैसा है, मूवेबल है, और इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना, इस सिस्टम को यहाँ से क्या है, ये कंडीशन नंबर 1 की थी और ये 2 के लिए होगा। इसको हमने क्या किया, इसको सडन हीट ना दे करके हमने इसको धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। ठीक, धीरे धीरे हीट प्रोवाइड किया, कहने का मतलब ये है कि जो ये सिस्टम का एक्सपेंशन हो रहा है ये भी बहुत आराम से हो रहा, धीरे धीरे हो रहा। या फिर ये कह दिया जाए कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर राइज रेट है, जो रेट ऑफ टेम्परेचर राइज है, जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ता है उसी रेशियो से इसमें एक्सपेंशन भी हो रहा है, और जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये कह दिया जाए कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ने का रेट है वही टेम्परेचर के लोअर होने का, डिक्रीज होने का भी रेट है ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू एक्सपेंशन। तो इस सिस्टम में हमने क्या देखा, इस सिस्टम में अगर हमने देखा तो हमने कहा कि इफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू heat supply is exactly equal to rate of decrease of temperature ड्यू टू एक्सपेंशन, अगर ऐसा हो जाए
कि जिस रेशियो से टेम्परेचर बढ़ता है उसी रेशियो में इसका एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हमने कहा कि इफ बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल, अगर दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, जितना बढ़ता है उतना ही डिक्रीज होता है, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जो नेट चेंज होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, वो जरूर जीरो होगा। और अगर ऐसा जीरो है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हमने एक चीज और कहा कि इस सिस्टम में जो इंक्रीमेंट होता है, जिसमें एक्सपेंशन होता है, दैट इज वेरी स्लो। वो क्या होता है, वेरी स्लो, वो बहुत ही स्लो है। और अगर बहुत स्लो है तो बहुत स्लो होने का मतलब भी क्या होता है, क्वासी स्टैटिक, और क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसी कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट होगा वो हो जाएगा Q बाई एन इंटू डेल्टा टी, या कह दिया जाए Q बाई एन इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है, जो C की वैल्यू हो वो कितनी है, इन्फानाइट है। तो एक बात तो हमको मिल जाती है कि C की वैल्यू जीरो है और C की वैल्यू क्या है, इन्फानाइट है। तो जीरो से लेकर के इन्फानाइट, अब इसका मतलब इतनी वैल्यू तो होगी। अब आइए जरा देखते हैं इसके बीच का इंटरमीडिएट वैल्यू कितनी है और जीरो की पहले की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो जरा देखिए, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की आपसे बात कर लें कि अब जो हम देखने जा रहे हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट इसका देखने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि यहां जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ही स्लो है। ठीक है ना, अब हम कह दें, तीसरे पॉइंट की बात कह दिया जाए कि इफ रेट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी स्लो, ठीक है, एज कंपेयर टू द हीट सप्लाई, जितनी भी हीट दी जाती है उसके कंपेरिजन में बहुत ही क्या है, एक्सपेंशन बहुत ही कम है, स्लो एक्सपेंशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपेंशन स्लो होता है तो जो रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर होगा उसका क्या होगा, जो रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर होगा, ये भी क्या होगा, ये होगा लेस, ये बहुत ही कम होगा। ठीक है, दूसरी बात हमने कह दिया कि अगर जो हीट की सप्लाई है, ठीक है ना, जो हीट की सप्लाई है वो तो हम दे ही रहे हैं क्योंकि हीट की सप्लाई होती रहेगी, तो यहां पे जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज लार्जर देन लोअरिंग, उससे कम ज्यादा रहेगा। तो यहां जो डेल्टा टी का आएगा उसका क्या होगा, आप दे रहे हैं ज्यादा, बढ़ने का रेट ज्यादा, कम होने का रेट कम, तो नेट वैल्यू टेम्परेचर चेंज की क्या होगी, ये बढ़ेगी, और अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक, अब जो सी की बात आती है वो होता है क्यू डिवाइड बाई एन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो सी की वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इन्फानाइट तक है, तो ग्रेटर देन जीरो और इन्फानाइट तक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू जीरो भी होती है, सी की वैल्यू जीरो से इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू, और इन्फानाइट भी हो सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कि अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये बेटा पॉइंट नंबर थर्ड था, तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर फोर की बात अगर हम करते हैं, तो पॉइंट नंबर फोर की अगर बात किया जाए तो यहां पे क्या होने वाला है, अगर ऐसा हो जाए कि इफ गैस एक्सपेंड वेरी फास्ट, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इफ गैस एक्सपैंड वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट होती है एक्सपेंशन, इसका बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो फॉल इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का फॉल होगा वो क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना जल्दी जल्दी फॉल होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर, fall in temperature is greater than
इज ग्रेटर देन द राइज इन टेम्परेचर, ग्रेटर देन राइज इन टेम्परेचर, करेक्ट। ऐसी कंडीशन में जो डेल्टा टी होगा उसका क्या होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा फास्ट और मिल रहा है स्लो, तो जो डेल्टा टी होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। डिक्रीज हो रहा फास्ट, बढ़ रहा स्लो, डिक्रीज होने वाला फास्ट, बढ़ने वाला स्लो, तो डेल्टा टी की वैल्यू, नेट वैल्यू निगेटिव होगी। जब ये निगेटिव होगी तो Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई N इंटू डेल्टा टी, या कह दिया जाए कि Q डिवाइड बाई N इंटू डेल्टा टी में ये क्या है, ये निगेटिव वैल्यू है। अगर ये निगेटिव वैल्यू है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि C की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव ही होती है। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या क्या होती है, C की वैल्यू 0 होती है, C की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, C की वैल्यू पॉजिटिव होती है, C की वैल्यू निगेटिव होती है। कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है और इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, करेक्ट। तो इतनी वैल्यू इसकी पॉसिबल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, इनन्यूमरेबल इसकी वैल्यू होती है, असंख्य वैल्यू इसकी होती है। असंख्य वैल्यू होती है तो क्या सबको कैलकुलेट करेंगे, सबको कैलकुलेट करना तो पॉसिबल भी नहीं है, न्यूमरेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज में स्पेसिफिक हीट की दो वैल्यू, इसकी जो टू वैल्यूज आती हैं, इसकी जो क्या आती हैं, टू वैल्यूज जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में हमको जानना है। वो दो वैल्यू कौन कौन सी हैं जिनके बारे में जानना है, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनकी एसेंशियल नीड होती है। वो दो वैल्यूज होती हैं, एक जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है और जो दूसरी होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर आती है। ठीक है ना, तो इतनी बात हमने जान लिया है कि C की वैल्यू इनन्यूमरेबल कैसी होती हैं, क्योंकि जो C की वैल्यूज होती हैं दीज आर डिपेंड ऑन द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू इनफाइनाइट चेंज हो सकती हैं तो C की वैल्यू भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, इनन्यूमरेबल होगी। सारी वैल्यूज को एक कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इसेंशियल दो वैल्यूज हैं हम उन दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात हम करने इसमें चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, अब हम बात करने चलते हैं स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जनरली हम जो स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं वो सभी मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैलकुलेट करके ले आते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइए हम इसकी बात करते हैं। इसको हम लिखते हैं CV से, C फॉर स्पेसिफिक हीट एंड V फॉर वॉल्यूम। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हमने लेट कर लिया कि लेट इट इज द गैसियस सिस्टम विद फिक्स्ड वॉल्स। ऐसा सिस्टम है जिसकी वॉल्स क्या है, सभी फिक्स है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस। ठीक है ना, गैस का मोल कितना है, हमने कहा कि जो गैस है वो N मोल है। ठीक है ना, N मोल की गैस इसमें हमने डाल दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके टेम्परेचर को राइज करना है। टेम्परेचर को क्या करना है, राइज करना है। मतलब इसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने में अगर हम ऐसा कहते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, हमें डेल्टा टी को कांस्टेंट रखना है, तो क्यू किस पर डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस होगी, हीट रिक्वायर्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने कह दिया यहाँ पर कि अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो केवल एक ही चीज़ होने वाली है, केवल एक ही चीज़ होने वाली है, इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर में राइज होगा, और वर्क डन तो नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने रिजिड वॉल ले रखी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट प्रोवाइडेड
heat provided Q is directly proportional to N number of moles at constant temperature change। ठीक है, हमने कह दिया कि अगर हम डेल्टा टी को कांस्टेंट रखें तो जो Q की वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम कह दें कि हमें हीट देना है, टेम्परेचर को राइज करना है, लेकिन इसको कांस्टेंट रखना है, तो ऐसी कंडीशन में भी जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना होगा उतनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरा पॉइंट हम ये कह लेते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट N। दोनों को कंबाइंड करिए तो ये हो जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू डेल्टा टी। ऐसा कर दिया जाए, या कह दिया जाए कि Q इज इक्वल टू CV N इंटू डेल्टा टी, वेयर CV इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो फार्मूला हमारे पास जो आता है Q इज इक्वल टू N CV डेल्टा टी, एक ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है, कौन सा, NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी जो होता है ये क्या होता है, ये हीट रिक्वायर्ड है। यहाँ से अगर हम कह दें तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई N इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने चले और हम कहें कि इफ N इज इक्वल टू 1 डेल्टा टी आल्सो इज इक्वल टू 1 देन CV इज इक्वल टू Q, तो यहाँ से इसको डिफाइन भी किया जा सकता है कि अगर मोल कितना हो 1 हो, टेम्परेचर राइज कितना हो वो भी 1 हो, तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, हमने पीछे भी इसको डिफाइन कर लिया है। ठीक है ना, करेक्ट। अब हम चलते हैं फॉर एनी गैस, अगर हम बात करें इसमें किसी भी गैस के लिए, फॉर एनी गैस, तो अगर किसी भी गैस के लिए किया जाए तो फार्मूला तो यही रहेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फॉर एनी गैस, हम कह सकते हैं इसको कि फॉर एनी गैस Q इज इक्वल टू N CV डेल्टा टी। हमने इसको कह दिया दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने कह दिया कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक, डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो W है, W इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V, और जो डेल्टा V है दैट इज इक्वल टू 0, हेंस W इज इक्वल टू 0। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए W इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब ये टर्म तो हो जाएगा 0, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू N CV dt। डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाती है, NCV dt हो जाती है। ठीक है, NCV dt, और हमने हर जगह डेल्टा लिखा है तो हमने कह दिया कि NCV डेल्टा t, इतनी वैल्यू हमको क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है ना, इतनी बात हमने कर लिया है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, NCV dt, और जितनी वैल्यू Q की आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, U की हो जाती है। इसका मतलब है कि जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाती है उससे क्या होता है, केवल और केवल उस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो पाती है। ठीक है ना, आइए अब हम कुछ बातें और इसकी छोटी सी कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आता है CV, इसकी वैल्यू हम किसके टर्म में ले आते हैं, इसकी वैल्यू हम ले आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम इसके टर्म में इसको ले चलते हैं। तो इनिशियली हम ऐसा जानते हैं, चूंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द डिग्री ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू NF/2 इंटू आर इंटू टी। ठीक, ये एक फार्मूला हमारे पास होता है NF/2 इंटू आर टी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास ये ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखे चेंज के टर्म में, हमने लिखा चेंज के टर्म में कि अगर टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज होगा तो इस यू में भी डेल्टा टी का चेंज होगा, क्योंकि ये सभी वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर गिवन गैस F इज इक्वल टू कांस्टेंट, N इज इक्वल टू कांस्टेंट, R इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इफ वी चेंज इन T देयर विल बी चेंज अपीयर्स अक्रॉस द U। तो हमने इसे लिख दिया कि डेल्टा U इज इक्वल टू NF/2 इंटू R इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसमें चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाता है। इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऑलरेडी हम एक इक्वेशन और जानते हैं डेल्टा यू का, थोड़ी देर पहले हमने जान लिया है। हम जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा टी, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 3, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो इनकी कंपेयरिंग में क्या मिलता है, अगर इनका LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। हमने लिखा कि NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू NF/2 R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी और N, डेल्टा टी और N से कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा CV इज इक्वल टू FR/2। CV जो है वो कितनी है, FR/2 है। ठीक है, तो CV की वैल्यू हमने इस टर्म में कैलकुलेट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसको अगर और आगे प्रोसीड किया जाए तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। तो हमने कह दिया कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3। तो यही जो CV की वैल्यू हो जाएगी, CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3R डिवाइड बाई 2, या हमने कह दिया 3/2R। ठीक, ये हो जाएगी। फिर हमने सेकंड लिया, हमने कहा कि डाई एटॉमिक गैस होती है, डाई एटॉमिक गैस, जो डाई एटॉमिक गैस होती है उसके लिए F की वैल्यू 5 होती है। तो यहाँ पे CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2R। F की वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया है। फिर हमने कह दिया कि इसी पॉली एटॉमिक गैस के लिए अगर हम इसको निकालें, पॉली एटॉमिक गैस, ठीक है ना, और पॉली एटॉमिक गैस में भी हम लीनियर के लिए निकालते हैं। इसके लिए जो वैल्यू आती है F की, दैट इज इक्वल टू 6 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सभी को हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ले रहे हैं, जो सभी के सभी कितने हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी होती है। यहाँ से अब CV कितना हो जाएगा, 6/2 इंटू R, दैट इज इक्वल टू 3R। तो CV की वैल्यू कितनी है, एक आपके पास है फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3/2R, फॉर डाईएटॉमिक गैस 5/2R, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस 3R। ये इनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, तो हमने इतनी बात किसके लिए कर लिया है, हमने इतनी बात कर लिया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हम इसकी जरा बात करने चलते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको लिखते हैं CP के साथ। ठीक है, ये जो पिस्टन अभी यहाँ तक था, फिक्स था, रिजिड था, हमने कह दिया कि अब पिस्टन कैसा है, मूवेबल पिस्टन हो गया है। पिस्टन कैसा हो गया है, अब ये मूवेबल पिस्टन हो गया है। ठीक, पिस्टन कैसा हो गया है, अब मूवेबल पिस्टन हो गया है, करेक्ट। अच्छा, अगर ये मूवेबल पिस्टन होगा तो क्या होने वाला है, हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर में राइज होगा, टेम्परेचर का राइज होगा तो इसमें एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो क्योंकि ऊपर
दो चीज़ें हम ऐसा मान सकते हैं कि ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अगेंस्ट पिस्टन को वर्क करना पड़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। या कह दिया जाए कि पिस्टन का अपना कुछ लोड है, हमने कह दिया कि इस पर सेल्फ लोडेड है ये, और अगर सेल्फ लोडेड है तो इस लोड के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, इसको वर्क करना पड़ेगा। दोनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम चलते हैं। अगर पहली बात हम ये कहें कि जो इसको हीट प्रोवाइड की जाएगी, हीट प्रोवाइड की जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कब, एट कांस्टेंट डेल्टा टी, जो थोड़ी देर पहले हमने बात कर लिया। लाइकवाइज अगर हम फिर कहें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एट N इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू डेल्टा टी, या कह दिया जाए कि Q इज इक्वल टू CP N डेल्टा टी। यहाँ जो CP आया है वो क्या है, CP इज इक्वल टू कांस्टेंट and known as molar specific heat, molar specific heat at constant pressure, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी ये भी डिपेंड किस पे करेगी, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि C डिपेंड करता है तो CV भी डिपेंड करेगा और CP भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं अब कि CP इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा टी। इसको भी डिफाइन करने के लिए अगर हम कहते हैं कि N इज इक्वल टू 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, तो CP इज न्यूमेरिकल इक्वल टू Q, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे डेफिनेशन ले लिया था तो डेफिनेशन क्या है वो सभी एक साथ कवर है, ठीक है ना। इतनी बात हमने यहाँ पर कर लिया है। अब एक चीज और हम देखने चलते हैं, एक चीज हम क्या देखने चलते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ TD थर्मोडायनेमिक्स, क्या जानते हैं कि अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया जाए तो वर्क दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए Q की वैल्यू कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर Q की वैल्यू कितनी है, NCP dt। हमने कह दिया कि ये हो जाएगा NCP इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू DU, क्योंकि गैस तो सेम ही है, एक बार हमने उसको टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार हमने उसको प्रेशर कांस्टेंट पे लिया और एक बार हमने वॉल्यूम कांस्टेंट पे लिया। तो अगर दोनों ही गैसेस सेम हैं, दोनों ही बार टेम्परेचर राइज भी डेल्टा टी है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो गैस की होगी, जो CP की समय होगी वही CV की समय भी होगी। तो जो यहाँ पे डेल्टा U होगा वो डेल्टा U उतना ही होगा जितना कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, क्योंकि गैस तो सेम है, टेम्परेचर राइज भी सेम है। और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर हम उतना ही राइज करते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो वही होगी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ करती है। इसलिए हम डेल्टा U की वैल्यू को यहाँ पर NCV डेल्टा टी प्लेस्ड करते हैं, प्लस वर्क डन का फार्मूला होता है P इंटू डेल्टा V, ठीक, हमने इसको पुट कर दिया। अब हम अगर इसे कह लें कि वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर में राइज होता है वॉल्यूम में भी राइज हो जाता है, तो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा टी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको उठा करके यहाँ प्लेस कर लें तो ये हो जाएगा NCP डेल्टा टी इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी। जो कैंसिल होने वाला टर्म में कैंसिल कर दीजिए, N डेल्टा टी, N डेल्टा टी, N डेल्टा टी सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ये एक फार्मूला निकल करके आता है, या इसको हम लिखते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसे नाम दिया जाता है मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फार्मूला। क्या नाम दिया जाता है, चाहे इसको नाम दे दो चाहे इसको नाम दिया जाता है मेयर्स फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या होता है, मेयर्स फार्मूला होता है, इसको मेयर्स फार्मूले के नाम से जानते हैं।
यहाँ तक बात ठीक है, आसान सी लैंग्वेज में हमने देखा कि इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपके साथ इन टर्म्स ऑफ कि अब मैं इस सीपी को, जैसे मैंने सीवी को भी कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कैलकुलेट करने चलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसको भी ले चलते हैं। चलिए, वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया कि CV इज इक्वल टू FR/2, ठीक, एक जनरल सा फार्मूला है, CV इज इक्वल टू FR/2। तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, CV प्लस R। अभी इस फार्मूले से हमने CV की जगह रखा FR/2 प्लस R। इसमें से क्या करिए, R को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा F/2 प्लस 1, ठीक। CP की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, ये आ जाती है। अब हम कहते हैं नंबर 1 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस F इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3। तो जब भी इस पे वैल्यू रखोगे CP इज इक्वल टू R 3/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2R, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP की वैल्यू कितनी होती है 5/2R। लाइकवाइज डाईएटॉमिक गैस, हमने कह दिया कि भाई अब बताओ कि डाईएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए भी F की वैल्यू कितनी होती है 5। ये सभी वैल्यूज जो F की हैं वो सभी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे है, मतलब रूम टेम्परेचर पे है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ दूसरी होती है, मतलब 3 और 5 आपको दिख रहा। लेकिन टेम्परेचर को हायर कह दिया जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो होता है वो हम वाइब्रेशनल मोशन भी ऐड हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं। यहाँ पे अब CP कितना हो जाएगा, CP इज इक्वल टू R 5/2 प्लस 1, यहाँ से मिल जाएगा आपको 7/2R, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि ये पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, क्या है, पॉलीएटॉमिक गैस है। जो पॉलीएटॉमिक गैस होगी उसके लिए F की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। तो यहाँ पे अब रखा जाए कि भाई CP कितना हो जाएगा R 6/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4R। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाती है 4R हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि CP CV कितना होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कितने तरह से हो सकती है, इनकी वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम इस टॉपिक में कहाँ तक आ जाते हैं, हमने इसको सब कैलकुलेट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने चलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उन सब की हम बात करेंगे, उन सब के लिए हम वर्क डन की बात करेंगे और उन सब का जो डिटेल्ड स्टडी होगा वो हम करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, करेक्ट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।